वर्ण रत्नाकर, ठीक है। अब इसका सुनिएगा, ये रचना क्या दरअसल लिखी है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। लिखना मत अभी आप, इसको लिखा किसने? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। कब लिखी गई? 14वीं सदी में। कब लिखी गई? इसको ऑन कर देना। 14वीं सदी में लिखी गई थी। 14वीं सदी में लिखी गई थी। अगली बात सुनो, ये रचना मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना है। कौन सी? मैथिली भाषा का प्रथम गद्य, और मैथिली भाषा की पहली गद्य रचना है, इसलिए इस रचना को मैथिली का विश्वकोश बोलते हैं। अगर पूरे विश्व में आपको कोई भी मैथिली भाषा का शब्द मिलता है और उसके बारे में कुछ जानना है तो कौन सी रचना पढ़ो? वर्ण रत्नाकर। इस रचना का जो संपादन है वो 1952 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र, दो लोग हैं, सुनीति कुमार चटर्जी व बबुआ मिश्र ने किया था। और संपादन किसके माध्यम से किया? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये ग्रियर्सन ने भी यहीं से किया था ना। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में है ये, ठीक है। 1784 में विलियम जोन्स ने इसको स्थापित किया था कलकत्ता में। इसके द्वारा प्रकाशन करवाया। यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है, या तो ये बनेगा कि वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है इसके बारे में, या फिर किसने लिखी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। सन पूछेंगे नहीं क्योंकि एग्जैक्ट सन है नहीं, 14वीं सदी है। 14वीं सदी का मतलब कोई फिक्स नहीं है कब लिखी गई, 1300 कुछ में लिखी गई है, तो सन पूछेंगे नहीं। या तो लेखक का नाम पूछेंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथिली भाषा का प्रथम गद्य है, ठीक है। बस यही लिखना है इसमें, लिखेगा हेडिंग डालिएगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर यह रचना 14वीं सदी में लिखी गई थी। अभी तो रफ में लिखना, आप लोग रफ फेयर में मत लिखो। पेज छुड़वाने, मुझे कितने पेज छोड़ने इनको बताना एक बार। छोड़ दिए? ओके ठीक है, लिख लो वर्ण रत्नाकर। यह रचना 14वीं सदी में लिखी गई थी, 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में लिखी गई थी। और इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। और इसके लेखक कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगले लाइन से लिखो, इस रचना को मैथिली भाषा का प्रथम गद्य का दर्जा प्राप्त है। इस रचना को मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना, इस रचना को मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना का दर्जा प्राप्त है। मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना का दर्जा प्राप्त है। अतः इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अतः इसे क्या? मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अतः इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगले लाइन से लिखो, यह रचना 1952 ईस्वी में, यह रचना 1952 यह रचना 1952 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1952 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसके संपादक थे केशव लाल हर्षद राय ध्रुव। इसके संपादक थे कौन? सुनीति कुमार चटर्जी व बबुआ मिश्र। सुनीति कुमार चटर्जी व बबुआ मिश्र।
सुनीति कुमार चटर्जी व बबुआ मिश्र, ये इसके संपादक थे। ओके, इसके बाद में ये जो गद्य साहित्य है उसमें 3 रचनाएं थी। पहली राहुल बेल, दूसरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरी वर्ण रत्नाकर। ये पूरा होता है। आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था धार्मिक साहित्य, जिसमें सबसे पहले सिद्ध आए थे, उसके बाद नाथ आए, फिर जैन आए, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में लौकिक साहित्य पे आए, तो लौकिक साहित्य पे 6 रचनाएं थी। ढोला मारूरा दोहा, जयतन प्रकाश, जमयंक जसचंद्रिका, संदेश राशक, बसंत विलास, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ पढ़ ली। उसके बाद गद्य साहित्य है, 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर हो गया। उसके बाद आदिकाल का चौथा जो साहित्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वो है रासो साहित्य। आदिकालीन का चौथा साहित्य कौन सा है? रासो साहित्य। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, रासो साहित्य। रासो साहित्य। अच्छा, रासो और रास में क्या अंतर है? जो रास है ना, वो तो दोनों हाथ उठाते हुए नाचते गाते झूमते हुए जो पद लिखते थे, और जैन मुनि जिनको रात्रि के टाइम उनके भक्तों के साथ गाया करते थे, वो तो क्या कहलाते थे? रास। ठीक है, जैसे नैमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास जैनों के थे, प्राकृत भाषा में थे। रासों में क्या होता है? भाषा है डिंगल। कौन सी भाषा है? मतलब कठिन शब्द है, युद्धों का सजीव वर्णन है, वीरता की शब्दावली है, ओज गुण का वर्णन है, जोश में लिखी गई रचनाएं हैं, और राजा को बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है राजा का। यानी जो राजा है ना, उसके बारे में इतना लिखाया जैसे कि इससे बड़ा प्रतापी कोई हुआ ही नहीं है। तो रासो ग्रंथों में क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आश्रयदाता की प्रशंसा में जब अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी गई, तो उन अतिशयोक्ति के कारण ये थोड़े से प्रामाणिक नहीं रह पाए। इनमें थोड़ा सा फर्जीवाड़ा लोगों को नजर आया कि ये झूठे ग्रंथ है। तो सबसे विवादित जो आदिकाल को बनाया ना, वो किसने बनाया? रासो साहित्य ने। चूँकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। वीर गाथा काल में 6 रासो काव्य थे। कितने? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और हम्मी रासो। 6 रासो काव्य थे, जिनको आधार बना करके उसने कहा था कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहना चाहिए। तो हम रासो साहित्य क्या है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा रासो के बारे में लिखिएगा। आदिकाल में लिखी गई वे काव्य रचनाएं, आदिकाल में लिखी गई वे काव्य रचनाएं, आदिकाल में लिखी गई वे काव्य रचनाएं जो कि आश्रयदाता की प्रशंसा में, आश्रयदाता जो कि आश्रयदाता की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण, कैसी? अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण वीर रस की रचनाएं हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण कैसी? वीर रस की रचनाएं हैं। उन्हें क्या कहा गया? रासो काव्य या रासो साहित्य कहा गया। उन्हें रासो काव्य या रासो साहित्य कहा गया। अगली लाइन पे आइएगा। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता सबसे संदिग्ध है। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता सबसे संदिग्ध है। इसी कारण रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता सबसे संदिग्ध है। इसी कारण आदिकाल को हिंदी साहित्य का सबसे विवादास्पद काल कहा गया है। इसी कारण आदिकाल को हिंदी साहित्य का सबसे विवादास्पद काल कहा गया है। सबसे ज़्यादा डाउट वाला, सबसे ज़्यादा विवाद वाला काल कौन सा है?
आदिकाल, किसकी वजह से? इसी कारण से रासों का भी, इसी कारण से आदिकाल को हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित काल कहा गया है। लिख लिया? ओके। अब हम पहले पढ़ लेते हैं ये रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की क्या उत्पत्ति? सुनिएगा, रासो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति अलग अलग लोगों ने अलग अलग से बताई है। एक बार सुनो। रासक से हुई ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबली पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सब लोग तो क्या कहते हैं, किससे उत्पत्ति हुई? रासक से। और ये सर्वमान्य है, ये सर्वमान्य भी है, लिखना नहीं है अभी। इन्होंने कहा कि रासक शब्द था, रासक से रासय बना, रासय से रासव बना और रासव से फिर रासव बना। ऐसे धीरे धीरे करके बना। परशुराम से परशु हो जाता है, फिर परशा हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे बदल जाता है ना, तो ऐसे बना है। ओके। दूसरी बात सुनो, रास शब्द से उत्पत्ति हुई ऐसा कहा गया है डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा और नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। याद रखना, दशरथ का जो नंद था ना, वो रास नहीं करता था, रास करता था कृष्ण। यह जो रास करता था ना, वो पहले किसका नंद था? दशरथ का। या ऐसे मान लो दशरथ भी एक पिता थे और नंद बाबा भी एक पिता थे, और इनका बेटा ने क्या किया? रास। भगवान विष्णु तो था वो, ऐसे याद रख लेना। तीसरी बात सुनो, राजसू या राजसूय से उत्पत्ति हुई है ऐसा कहा है गार्शा दा तासी ने। किसने कहा? हिंदी का पहला इतिहासकार है ना गार्शा तासी। उस ज़माने में क्या राजसू यज्ञ हुआ करते थे, और राजसू यज्ञों में राजाओं की प्रशंसा हुआ करती थी, तो लोगों ने सोचा कि उससे उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसने कहा? तासी ने। गार्शा तासी, जिसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगली बात सुनो, चौथी बात, रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है। ये कविराजा श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है। नंबर 5, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से हुई है ऐसा नरोत्तम स्वामी ने कहा है। इसने कहा इसकी उत्पत्ति राजयश से हुई है ऐसा किसने कहा? विंध्येश्वरी पाठक। और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रासो शब्द की उत्पत्ति रस से हुई है ऐसा एक विद्वान है पोपटलाल शाह, उन्होंने कहा है। सर्वमान्य कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रासक से। किससे हुई है? रासक से। अब एक बात सुनो, ये जो रसायन है ना, उधर रख देना। ये पूरा हो गया था क्या?
जैसे आप पढ़ोगे ना विशल देव रासो, तो वहाँ पे एक पंक्ति आएगी 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं नाल कवि रसायन को आरंभ कर रहा हूँ। नरपत नाल जो कवि है वो कहता है कि मैं रसायन को आरंभ कर रहा हूँ। रसायन का मतलब रासो काव्य। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसी पंक्ति को आधार मान के कह दिया कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रसायन से। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। 8 लोग हैं कहने वाले, और सर्वमान्य किसको माना गया? हजरत प्रसाद द्विवेदी को। अच्छा, रासा का एक छंद और होता है, ठीक है, वो बात आपको करनी नहीं है। बस आप तो ये याद रखिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो अगर पूछे कि किसके अनुसार किससे हुई, तो ये चारों, ये तीनों और ये भी हो सकता है। पोपटलाल साहा के अनुसार रस से हुई है, ये प्रश्न पूछने के चांस कम है, क्योंकि ये नई शोध है, ये अभी ज़्यादा पुरानी शोध नहीं है, तो ये तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूछेंगे, रासक से हजरत प्रसाद द्विवेदी को पूछेंगे, और किससे? इससे पूछेंगे और इससे पूछेंगे। 2 लोग तो इनको पूछने के चांस ज़्यादा हैं, और इसको तो खैर पूछेंगे ही, ये तो है ही, और ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 को ज़्यादा याद रखना, याद सारे ही रखना है, पर कोशिश करना है कि 4 तो कम से कम याद रह जाए। लिख लो इसे।
लिख लिया? चलो उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी में क्या साहित्य ना बहुत बड़ा है, जब भी पढ़ते हो ना ये जरूर टिक लगा के चलो कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि लास्ट में इतना इकट्ठा हो जाएगा आप पे कभी भी सिमटा नहीं आएगा, किसी भी शर्त पे याद नहीं कर पाओगे कोई भी कंडीशन में। तो पढ़ते जाओ मोटा मोटा, और जो मेन टिक लगवा रहे हैं उस पर ध्यान रखते जाओ, क्योंकि मेन वही है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। आपको पता है कि 6 रासो ग्रंथ थे, ये पहले लिखवाया मैंने कि जिन 6 ग्रंथों को आधार मान के रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, वो 6 रासो ग्रंथ थे, पहले लिखवाया था। ठीक है, तो अभी ऐसा कर लेते हैं, 6 रासो ग्रंथों को तो अपन पढ़ेंगे ही, मुख्य 6 रासो ग्रंथ अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन। एक बार लिख लो, रामचंद्र शुक्ल ने, अगले से लिखो, रामचंद्र शुक्ल ने जिन 6 रासो ग्रंथों को आधार मानकर जिन 6 रासो ग्रंथों को आधार मानकर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, वे निम्न हैं। वे निम्न हैं, लगा देना उसको, वे निम्न हैं। पहला कौन सा? पृथ्वीराज रासो, दूसरा बिसलदेव रासो, तीसरा खुमान रासो, चौथा परमाल रासो, पांचवा विजयपाल रासो, विजयपाल बाद में लिख देंगे, पहले हम्मीर लिख देते हैं, हम्मीर रासो, और लास्ट कौन सा? विजयपाल रासो। ये 6 तो मेन हैं, अभी और भी रासो काव्य हैं। किसने लिखा किसको? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई। विशलदेव रासो बोलो, अभी बोला था ना, नाल रसायन आरंभई, नरपति नाल। कुमान रासो दलपत विजय, जैन कवि है ये भी। परमाल रासो जगने ने लिखा है, परमर्दी देव जो है ना उसका दरबारी कवि है। ठीक है, हम्मीर रासो, इसको सांगधर भी बोलते हैं और इसको कवि जोधराज बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। और विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? नल सिंह ने। ये नाल है, ये नल है। ओके, ये 6 लिखो। हो गया। इसके बाद इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले एक लाइन आपको लिखनी है कि इन सब के अलावा आदिकाल में लिखे गए अन्य रासो काव्य निम्न हैं। वो केवल हम इतना लिखेंगे, रासो काव्य का नाम और वो किसने लिखा था। बस एक एक लाइन का प्रश्न आता है, ये किसने लिखा, ये किसने लिखा। और मुख्य प्रश्न अंदर से कहाँ से आएंगे? इन 6 से। तो लिखो आप, इनके अलावा आदिकाल में लिखे गए अन्य रासो काव्य निम्न है। इनके अलावा आदिकाल में लिखे गए अन्य रासो काव्य निम्न हैं। इनके अलावा आदिकाल में लिखे गए अन्य रासो काव्य निम्न हैं। ओके, अब सुनो,
देखो, एक है मुंज रासो, क्या नाम है? ये लिखा है हेमचंद्र सूरी ने। जानते हो आप हेमचंद्र सूरी, जिसने शब्दानुशासन लिखा था ना, हेमसिद्ध। ओके, अगला सुनो। राणा रासो, राम रासो, कुंभकर्ण रासो, शत्रुसाल रासो, सगत सिंह रासो, शत्रुसाल रासो, राणा रासो आ गया था। और कलयुग रासो, भगवंत सिंह रासो, पारिच्छत रासो, कायम रासो, माकन रासो। एक मिनट रुको। राणा रासो लिखा रतन सिंह ने। किसने लिखा? रतन सिंह। राम रासो, माधव दास चारण। कुंभकर्ण रासो, राणा रासो लिखा दयाल दास ने। और रतन सिंह रासो लिखा, रतन सिंह ने क्या लिखा? कुंभकर्ण रासो। रतन सिंह। सगत सिंह रासो गिरधर चारण ने लिखा। ये सगत सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का भाई था ना, शक्ति सिंह, उसी का वर्णन है। शत्रुसाल रासो बूंदीराव डूंगरसी ने लिखा। कलयुग रासो रसिक गोविंद ने लिखा। पारिच्छत रासो श्रीधर ने लिखा। भगवंत सिंह रासो सदानंद ने लिखा। कायम रासो न्यामत खां। नाम सुना? न्यामत खां सूफी में आएगा ये। इसको जॉन कवि बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सूफी रचना इसी लिखी थी किसने? ये है ना सीकर की फतेहपुर रियासत है ना, यहाँ पे किसी ज़माने में कायम खानी वंश के मुसलमानों का शासन रहा था, कायम खानी वंश के, तो उन्हीं के ऊपर लिखा है ये कौन सा? कायम रासो। और माकन रासो कानकीर्ति सुंदर ने लिखा है। कानकीर्ति सुंदर, ये आप सब लिख दो। और आपको पता तो चंद्रप्रदाय के बेटे ने रासो लिखा था, मैंने बताया था। बुद्धिरास शालिवादी सूरी के शिष्य सीवी ने लिखा, और बुद्धि रासो चंद्रप्रदाय के बेटे जल्लड़ ने लिखा था। बताया था मैंने, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। बुद्धि रासो ये जल्लड़ ने लिखा है, चंद्रप्रदाय का बेटा है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत है। 12 तो ये हो गए, 18 वो 6 वो हो गए थे ना, 18 रासों का भी हो गया ना टोटल। 12 तो ये रहे आपके सामने, और 6 मेन है ही। अब मेन पे तो अपन बात कर लेते हैं ना, एक एक पे, 1 बाय 1।
चलूं? अब अपन एक एक पे आएंगे। हेडिंग डालो प्रमुख रासो ग्रंथ, और नंबर 1 पृथ्वीराज रासो। हेडिंग डालिएगा प्रमुख रासो ग्रंथ। और पहला ही पहला कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पे बात कर लेते हैं। डाल दिए हेडिंग पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। अब जो चंद्रवरदाई है ना, इसने लिखा है। कौन? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69, 69। 68 प्रकार के छंद है। 68 प्रकार के छंद है। और सर्ग मतलब अध्याय कितने हैं? टॉपिक कितने हैं? 69। 8 से ज़्यादा होते ही वो महाकाव्य कहलाता है। 8 से कम सर्ग का खंड काव्य कहलाता है, और उससे ज़्यादा होते ही महाकाव्य कहलाता है। इसमें 69 है। तो बताओ, बड़ा महाकाव्य का भी महाकाव्य नहीं तो हिंदी साहित्य का, देखो इसे कहा गया हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। किसको? इसलिए चंद्रवरदाई को कहा गया हिंदी साहित्य का पहला महाकवि। क्या ना बोला गया? पहला महाकवि हिंदी का। ठीक है। इस पृथ्वीराज रासो में क्या है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज जो चौहान है, अजमेर का शासक, ये बाल सखा हैं। कौन कौन? अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई। चंद्र लिखते हैं अपन, है ना? चंद्र की जगह क्या बोलते हैं? चंद्रवरदाई। चंद्र है। अब क्या है कि ये ऐसा कहा जाता है कि ये एक थाल जन्म एक थाल मरण, यानी एक थाल इनका जन्म हुआ और एक साथ ही ये मरे, यानी एक साथ ही जन्मे और एक साथ मरे। दरअसल ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का बाल सखा है, इसकी सेना का सेनापति है, और इसका ये दरबारी कवि भी है। यस या नो? ठीक। ये जो छंद उसने ये लिखा है उसने, इसमें क्या है कि डिंगल पिंगल शैली है। कौन सी शैली है? डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। आप जानते हैं रासो काव्य तो वीर रस की रचना, युद्धों का सजीव वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये सब तो विशेषता ही रासो की, प्रामाणिक होते नहीं हैं, दिक्कतें हैं इनमें। अब क्या है डिंगल पिंगल शैली में, पहले तो आप ये डिंगल पिंगल क्या होते हैं ये सुन लो। इसको मैं अलग लिख देता हूँ। आपको पता है अपभ्रंश भाषा तो थी पहले से। भाई अपभ्रंश तो पहले से चली आ रही थी ना, मध्यकाल से ही। सबसे पहले प्राचीन काल में भाषा थी संस्कृत, वैदिक और लौकिक। मध्यकाल में पाली आई, प्राकृत आई और भाषा बिगड़ गई तो अपभ्रंश कहलाई। अब उस अपभ्रंश के अलग अलग भाग बट गए। तो मथुरा का जो राजा था सूरसेन, उसके इलाके में जो भाषा गई अपभ्रंश की वो कहलाई शौरसेनी अपभ्रंश। वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। तो ये जो अपभ्रंश है, अगर इसमें राजस्थानी मिल जाए तो ये कहलाएगी डिग्गल, और इसी अपभ्रंश में यदि ब्रज मिल जाए तो क्या कहलाएगी? पिंगल। और मैंने जब आपको बसंत विलास पढ़ाया था तो मैंने बताया था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ब्रज भाषा यहीं से सरस पिंगल का रूप लेती हुई प्रतीत होती है। यस या नो? इसका मतलब उससे पहले भाषा ब्रजी अपभ्रंशी थी, फिर वो पिंगल के रूप में कन्वर्ट होती चली गई, ब्रज उसमें मिलती चली गई। आगे सुनिए। चंद्रवरदाई ने क्या इसके 69 सर्ग जो लिखे ना, तो उसमें क्या पूरे नहीं लिख पाया, उसको अधूरा ही छोड़ के चला गया। तो जो इसका पूरा है ना, इसको ग्रंथ को पूरा करने का काम चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया। पूरा किसने किया? जल्हड़ ने। चंद्रवरदाई का चौथे नंबर का बेटा था कौन? जल्हड़। उसको दे के चला गया चंद्रवरदाई। कारण
मोहम्मद गौरी ने 1192 के तराइन युद्ध जो था सेकंड वाला, तराइन द्वितीय के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और पकड़ करके और अफ़गानिस्तान की राजधानी गजनी ले गया। कहाँ ले गया? गजनी। तो इसमें पंक्ति है कि पुस्तक जल्लड़ हत्थ दे, पुस्तक किसके हाथ में दे दी? जल्लड़ के हाथ में दे दी। और चली गज्जन नृप काज, और मैं तो गजनी चल दिया किसके लिए? नृप काज, राजा के काम के लिए। ठीक है। एक्चुअली ये जो रचना है, इस रचना में जो पृथ्वीराज चौहान है उसको धीरोदात्त नायक के रूप में दिखाया गया है। धीरोदात्त नायक का मतलब होता है जो वीर भी होता है और जो बुद्धिमान भी होता है, धैर्यशाली भी होता है, वो क्या कहलाता है? धीरोदात्त। तो धीरोदात्त नायक के रूप में दिखाया गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और जो संयोगिता है उसको मुग्धा नायिका के रूप में दिखाया गया। कैसी नायिका है ये? मुग्धा नायिका है। इसमें दोहा, त्रोटक, आर्या ऐसे कुछ छंदों का प्रयोग किया गया है, ऐसे कुछ छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों में छप्पे को प्रधानता है, इसलिए शिव सिंह बोले, ये जो शिव सिंह है इन्होंने कहा कि चंद्रबरदाई है ना, शिव सिंह सरोज पढ़ी है ना आपने, शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा कि ये छप्पे का राजा है। कौन? चंद्रबरदाई। और नामवर सिंह बोले कि ये तो छंदों का सम्राट है, छंदों का सम्राट। छंदों का सम्राट शब्द है। छंदों का अजायब घर बोलेंगे तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब सुनो, आप सोच रहे होंगे चंद्रबरदाई का क्या है? दरअसल ये लाहौर में जन्मा था। कहाँ? लाहौर में, जलंधर जिला है, वहाँ पे जन्मन था, इसलिए जलंधरी देवी को अपना इष्ट मानता था। और लाहौर कहाँ का हिस्सा है? पाकिस्तान का। उस समय पंजाब का पार्ट था, बाद में पंजाब दो भागों में बट गया, विभाजन हुआ तो। और इसका बचपन का नाम बलिद्ध भाट था। क्या नाम है? बलिद्ध भाट। और ये जगात्र गोत्र में जन्मा था। कौन सा गोत्र है? ऐसा माना जाता है नैनूराम भाट से महाप्रसाद जो है ना, हरप्रसाद, महामहोपाध्याय हरप्रसाद, उनको नैनूराम भाट से एक वंशवृक्ष मिला था। भाटों के पास क्या बहियाँ होती है पुरानी कि उसके दादा परदादा ये थे, तो नैनूराम भाट को एक बही मिली, मतलब वंशवृक्ष मिला। उसमें ये पता चलता है कि चंद्रबरदाई जो है ना, उसी का वंशज सूरदास था। कौन था? सूरदास था। सूरदास भी चंद्रबरदाई के वंश में पैदा हुआ था, ऐसा पता चलता है। और ये जाति से कायस्थ लोग थे, भाट। क्या थे ये? भाट। चारण कह सकते हैं आप, कायस्थ नहीं, चारण। चारण लोग थे ये, चारण या भाट। चारणों का काम होता था यशो गाथा गाना, राजाओं की बातें गाना। ठीक है। अगली बात सुनिएगा। एक काम करो, आज के 6 बजे दूसरी क्लास है यहाँ पे, तो जब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना लिखाता जाता हूँ। एक्चुअली क्या, मैं इसमें रम गया ना, तो मैं फिर रमता ही जाऊँगा, ये मैं 2-4 घंटे बोल जाऊँगा और ख़त्म नहीं होगा। तो कुछ अभी लिखते हैं, फिर कुछ बाद में लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो देखने आ गए क्लास को बीच में। अभी मैं इसकी स्टोरी पे चला गया ना एक बार, तो इसकी स्टोरी बड़ी रोमांचक है, तो फिर बहुत ख़तरनाक हो जाएगा मामला, फिर वो घंटों तक चली जाएगी। लिखो, क्या लिखा आपने? पृथ्वीराज राशो। इसमें लिखो, इस रचना का लेखन समय अज्ञात है, लेकिन यह 12वीं सदी की रचना है। इस रचना का लेखन समय अज्ञात है, लेकिन यह 12वीं सदी की रचना है। लेखन समय अज्ञात है, लेकिन यह 12वीं सदी की रचना है, जिसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। जिसके लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई हैं। ग्लैंस लिखो, जल्दी तो नहीं लिखाता हूँ मैं। हमारे क्या 2 लड़कियाँ आई थी आपके बैच से, वो सुबह बैच चलता है ना, उसमें से 2 लड़कियाँ आई थी पहले हमारे यहाँ पढ़ने। वो बोले सर आप पढ़ाते तो सही हो पर जल्दी बहुत लिखाते हो। अब उनको कौन समझाए कि इतना जल्दी नहीं लिखाएंगे तो और ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। भाई
कोर्स बहुत लेंथी है, या तो आप पूरा पढ़ाओ या खाके पढ़ाओ। खाके पढ़ाओगे तो क्या होगा, कोर्स तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर आपके अंदर भी सिलेक्शन नहीं होने का गम रहेगा। और यहाँ पे क्या, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, 4 महीने की मेहनत है, ज़िंदगी तो बन जाएगी नहीं। कौन चाहता है आराम, हम भी तो ये चाहते हैं आराम आराम से पढ़ाएं, धीरे धीरे लिखा है। चंद्रबरदाई कौन था बच्चों, ऐसे रो रो के पढ़ाएं, हम भी तो चाहते हैं ऐसा, पर इसीलिए कि खटाखट चलता रहे। कोर्स बहुत लंबा है, लिखो। लेखक कौन थे, आपने लिखा है कि इसके लेखक चंद्रबरदाई थे, है ना। अगले लाइन से लिखो। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का क्या कहा है, पहला महाकाव्य कहा है। और इस आधार पर चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि का दर्जा प्राप्त है। और इस आधार पर चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के प्रथम महाकवि का दर्जा प्राप्त है। अब ये जो है ना, ये मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, ये बोले ये हिंदी का वास्तविक महाकवि है। अब वो तो पहले वाले शुक्ल ने पहला महाकवि दे दिया ना, तो अब ये क्या बोलें, तो इन्होंने कह दिया वास्तविक महाकवि है, ताकि अपना भी नाम दुनिया गाए कि हमने भी कुछ कहा था, जबकि वो तो कहना था, वो तो किसने कह दिया, शुक्ल ने कह दिया। ठीक है, अगले लाइन से लिखो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का बाल सखा था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का बाल सखा और दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का बाल सखा, दरबारी कवि था और सेनापति भी था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का क्या था, दरबारी कवि, सेनापति और बाल सखा, सारा ही था। ऐसा माना जाता है कि ये एक साथ जन्मे और एक साथ मरे। ऐसा माना जाता है कि ये एक साथ जन्मे और एक साथ मरे। ऐसा माना जाता है कि ये एक साथ जन्मे और एक साथ मरे। और ये पंक्ति लिख दो, क्या, एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक थाल जन्म एक थाल मरण। ठीक है, आगे सुनो। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर, कोष्टक में पाकिस्तान के जगात्र गोत्र में चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर, पाकिस्तान के कौन से गोत्र में, जगात्र गोत्र में, जगात्र गोत्र में चारण या भाट परिवार में हुआ था। चारण या भाट परिवार में हुआ था। चारण या भाट परिवार में हुआ था। ये जालंधरी देवी को अपना इष्ट मानते थे। जालंधरी देवी, जालंधर शहर है ना, तो उसके आधार पर जालंधरी देवी कहलाती थी। ये जालंधरी देवी को अपना इष्ट मानते थे
ये जालंधरी देवी को अपना इष्ट मानते थे और इनका बचपन का नाम बलिद्ध भाट था। जालंधरी देवी को अपना इष्ट मानते थे और इनका बचपन का नाम क्या? बलिद्ध भाट था। बलिद्ध भाट था और इनका बचपन का नाम बलिद्ध भाट था। अगले लाइन से लिखो। भाट और चारण अलग अलग होते हैं? नहीं, भट्ट तो ब्राह्मण होते हैं। जो भट्ट होते हैं ना, वो तो ब्राह्मण होते हैं। उनका काम होता है, जो मृत व्यक्ति होता है ना और जो कम उम्र में मर जाते हैं, उनकी क्रिया करवाते हैं, वो कपाल क्रिया, ताकि उसके वो आत्मा भटकती हुई नहीं रहे और मरे हुए पे वो उसकी डेड बॉडी पे कुछ क्रियाएं करते हैं ताकि वो आत्मा शांत हो जाए। कोई जल्दी डेथ हो जाती है ना किसी की, उस पे पहले होता था। वो क्या होते थे? भट्ट ब्राह्मण, उनको भट्ट बोलते हैं। और ये जो है ना, ये भाट है। भाट या चारण एक जैसे ही होते हैं। फ़र्क इतना सा कि भाटों का काम बिरदावली गाना ज़्यादा रहता था, चारणों का काम किसी वंश विशेष पे नहीं था, ये किसी पे भी चले जाते थे। ठीक है, बात वही है। आगे लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन जो मैं लिखा रहा हूँ। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पे का सम्राट कहा है। छप्पे का सम्राट। छप्पे एक छंद होता है 6 चरणों का। कुंडली और छप्पे पढ़ेंगे अपन काव्यशास्त्र में। तो छप्पे का सम्राट कहा था किसने? शिव सिंह सेंगर ने इसे छप्पे का सम्राट कहा था। और डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा था। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को क्या बोला? छंदों का राजा। छंदों का राजा। ठीक है, छंदों का राजा कहा था। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं, जिन्हें चंद्रबरदाई ने समय कहा है। जिन्हें चंद्रबरदाई ने क्या कहा है? समय। अब देखो, चाहे आप सर्ग बोलो, समय बोलो, अध्याय बोलो, शीर्षक बोलो, टॉपिक बोलो, सब एक ही बात। अलग अलग रचनाकार अलग अलग नाम देता है। तो चंद्रबरदाई उनको क्या बोलता था? समय। जैसे आप लिखोगे पद्मावत सर्ग, वो लिखता था पद्मावत समय। जैसे आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, वहाँ लिखा आएगा महोबा समय। इसका मतलब महोबा सर्ग है। वो सर्ग का नाम क्या है? महोबा है। ठीक है, आगे सुनो। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें छप्पे के अलावा दोहा, तोमर, रोटक, गाहा, जिनमें दोहा, तोमर, रोटक, गाहा, आर्या आदि कई छंद हैं। आर्या
ये सब प्राकृत भाषा है ना, अपभ्रंश के मेल उसमें आते हैं, ये सब अपभ्रंश के छंद हैं। अब दोहा को अपभ्रंश क्या बोलती है? दूहा। अपभ्रंश में दोहा को क्या बोलते हैं? दूहा। और गाथा क्या बोलते हैं? गाहा। तो वो गाथा या गाहा शब्द लगता है तो प्राकृत का बोध होता है, और जो दोहा या दुआ लगता है तो अपभ्रंश का बोध होता है। जैसे ढोला मारूरा दोहा, इसका मतलब किसकी रचना है? अपभ्रंश की। समझ में आ रही है बात? मैंने लिखाया था आपको ये सब, है ना। अगले लाइन से लिखो। ये सब तो हो गया। पृथ्वीराज रासों में नायक पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज रासों में नायक कौन? पृथ्वीराज चौहान को धीरोदात्त नायक के रूप में, सबसे अच्छा नायक होता है धीरोदात्त नायक। नाटकों में पढ़ते हैं अपनी बात। कहाँ लिख दिया? मिटा दिया सर। पृथ्वीराज चौहान को किस रूप में? धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक सबसे बढ़िया नायक। और संयोगिता को मुग्धा नायिका के रूप में पेश किया गया है। कैसी नायिका है? मुग्धा। मुग्धा का मतलब जो मुग्ध हो, मतलब अपने प्रिय के अलावा किसी के साथ रहने को तैयार ही नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? मुग्धा। स्त्री है ना, आ लगा हुआ है। मुग्धा नायिका के रूप में पेश किया गया है। अगली लाइन से लिखो। अच्छा, इसमें ना अनुप्रास और यमक अलंकार है और वीर रस की रचना है। लेकिन देखो एक बात सुनो, आदिकाल है ना, उसमें वीर रस तो रहेगा हेड और श्रृंगार रस रहेगा गौण। जैसे संयोगता आएगी ना, तो संयोगता के श्रृंगार का वर्णन इसमें खूब बड़ा चढ़ा करेगा, लेकिन वो गौण है। यहाँ पर मुख्य रस कौन सा है? वीर। और रीतिकाल जब आप पढ़ोगे ना तो जस्ट उल्टा है, वहाँ पे श्रृंगार रस मुख्य है और वीर रस वहाँ पे गौण है। जैसे लाल कवि, सूदन, भूषण, ये सब आएंगे वहाँ पर रीतिकाल में, पर वो वीर रस गौण है वहाँ पर। तो ये कौन सी आदिकाल की बात कर रहे हैं? तो आदिकाल में जितनी रचनाएं आएंगी उनमें वीर रस मुख्य होगा और श्रृंगार रस गौण होगा। तो यहाँ पे लिखो, यह मुख्यतः वीर रस प्रधान रचना है। यह मुख्यतः वीर रस प्रधान रचना है। और इसमें आगे लिख दो, थोड़ा बहुत, कोष्ठक में लिख देना, थोड़ा बहुत श्रृंगार रस भी है। आगे लिख देना इसमें क्या? श्रृंगार रस किसमें? गौण रूप में, मतलब थोड़ा बहुत श्रृंगार रस भी है। इसके बाद अगला लिखो, पहले ये लाइन लिख दो आप। कौन सी? वो लिखा दो, डिंगल पिंगल वाली, है ना। अच्छा, एक काम और, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग है। किसका? इस रचना में अनुप्रास में यमक अलंकार का प्रयोग अधिक है। इस रचना में अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग अधिक है। इस रचना में अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग अधिक है। इस रचना में कौन सा? अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग अधिक है। ठीक है, ये बात हो गई। उधर आना उस पे एक बार। पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल शैली में हैं। पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में? डिंगल पिंगल शैली में हैं। पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल शैली में हैं। अब यहाँ पे लिख दो आप, डिंगल का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी।
और पिंगल का मतलब अपभ्रंश तो रहेगी ना, उसके साथ ब्रज, अपभ्रंश प्लस ब्रज। लिख दो अपभ्रंश प्लस ब्रज। हो गया? बोलो तो सही, आगे लिखो। चंद्रबरदाई के इस ग्रंथ को उन्हीं के चौथे पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। चंद्रबरदाई के इस ग्रंथ को उन्हीं के चौथे पुत्र लिख दो, भले चौथे को कौन गिनेगा, उन्हीं के चौथे पुत्र किसने? जल्हड़ ने पूरा किया था। जल्हड़ ने पूरा किया था। ठीक है, ये लिखना पंक्ति, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रब काज। पुस्तक जल्हड़ हथ दे, मैं लिखूं, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रब काज। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जनी रब काज। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये सब अपन ने बेसिक लिखा है। अब एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान है ना, ये इसकी कथा सुनाता हूँ थोड़ी सी। पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर का बेटा है, यस या नो? और सोमेश्वर कहाँ का राजा है? अजमेर का। ये है ना सूफी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सोमेश्वर के टाइम में अजमेर आया था। अच्छा, ये क्या जितने भी मुस्लिम शासक है ना, जिन्होंने आक्रमण किया है ना, उससे पहले इनके वो आए कौन? संत लोग, इनके सूफी लोग, और वो आकर के बहुत दयालु भाव से अपना काम करते थे। हालांकि सूफियों के बारे में हम ऐसा नहीं कहते, सूफियों में प्रेम हावी था, लेकिन ये एक तरह से माना जाता है कि इनके पहले कोई न कोई वो आ जाते थे, फिर वो लोग जब आते थे तो उनके दुनिया उनमें रम जाती थी, और उसके बाद में जब इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता फिर वो राजा आक्रमण वहाँ पे करते थे। तो अजमेर में सोमेश्वर शासक था, सोमेश्वर की मौत हो गई। अच्छा, सोमेश्वर और जयचंद ये दोनों साडू भाई है, हाँ या ना? अरे इतिहास आप जानते हो, मैं थोड़ी जानता हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पृथ्वीराज रासो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट में इतिहास में क्या है आप जानो। और मेरी बात कहीं भी गलत हो तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा विवादित है क्या? पृथ्वीराज रासो सबसे ज़्यादा है, तो इसमें बहुत कुछ झूठ लिखा हुआ है। अब क्या है, जयचंद कन्नौज का शासक है ना, राठौड़, इसकी बेटी है कौन? संयोगिता। अजमेर पर आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे उस समय। सोमेश्वर पहले तो राजा था, फिर जब 12 साल की उम्र में डेथ हो गई किसकी? जब पृथ्वीराज चौहान 12 साल का था और पिता की डेथ हो गई, तो उससे क्या, सोमेश्वर कर्पूर देवी इसकी पत्नी है। अब जैसे कर्पूर देवी इतिहास का नाम है, अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे वहाँ पे उसका नाम कमला है। क्या नाम है उसका? अब जैसे 1192 का तराइन युद्ध है, तो 1192 पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो वहाँ 90 साल का अंतर है। कितने का? 90 साल का। 1282 मिलेगा, यानी कि सन भी अलग है। 1875 में डॉक्टर बुलर ने जो रचना आई थी ना पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज विजय जयानक की, उसके आधार पर इसको जाली ग्रंथ कह दिया था कि तो फर्जी ग्रंथ है, जाली है। लेकिन जाली नहीं है, कुछ तो सच्चाई है। तो वो क्या है मैं बता रहा हूँ। कर्पूर देवी की बहन ब्याई है किसको? जयचंद को। छोटी उम्र में पृथ्वीराज कहाँ रहा है? जयचंद के घर पे। क्या हुआ, संयोगता जो उसकी मौसेरी बहन थी, मौसी की लड़की थी, उससे प्रेम हो गया किसको? पृथ्वीराज को।
जब ये 12 साल की उम्र में वापस आया अजमेर, क्यों? सोमेश्वर की डेथ हो गई। तो उस समय फ़ोन ऑन तो चले नहीं थे कि भैया मोबाइल मैसेज डिलीट हो जाएंगे। पत्र भेजे थे इन्होंने, प्रेम पत्र, और जो इन्होंने प्रेम पत्र भेजे ना वो गलती से दरबारियों के हाथ लग गए, तो अपन हो गया। और जब अपन हुआ ना तो कर्पूर देवी ने समझाया कि ये सामाजिक रूप से भी गलत है, क्योंकि वो मौशरी लड़की है ना, तो क्या है कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे उनके यहाँ तो रिश्ते हो जाते थे, मौसी लड़की से शादी हो लेती थी। यहाँ तो हिंदू रिवाजों में तो ये सब मौसेरी बहन है वो, तो इसलिए समझाया। अच्छा, जयचंद इस बात से तो परेशान है ही, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेटर ही पहुँचे हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात से है कि अनंगपाल तोमर जो है ना, ये दिल्ली का शासक है। कौन? अनंगपाल तोमर। इसकी डेथ हो गई है, बेटा है नहीं इसके, दोनों बेटियां हैं, एक कर्पूर देवी और एक ये दूसरी। अनंगपाल तोमर की मौत हो गई, सोमेश्वर पहले ही मर चुका है। अब इस दिल्ली की गद्दी पे बैठे कौन? जयचंद, अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि बेटियों के पति बैठने चाहिए, बेटा तो है नहीं, तो बेटियों के पति बैठे, और बेटी के पति में भी एक की तो डेथ हो चुकी है, अब एक ही बचा है, कौन? जयचंद। लेकिन जयचंद को नहीं बिठाया गया, बेटा किसको दिया? पृथ्वीराज को। ये प्रतापी शासक था। तो दो चीज़ें उसके साथ चोट हो गई, एक तो उसका धर्म, उसकी बेटी, और एक उसका धन यानी कि दिल्ली का दरबार। दो चीज़ें हाथ से निकल गई, किसके? जयचंद के। संयोगता के प्रेम पत्र जैसे आए, जयचंद ने कड़ी व्यवस्था करी, संयोगता को अलग, बिल्कुल नदी के उधर एक महल बना दिया, वहाँ अलग रख दिया। अब ये क्या है कि पृथ्वीराज चौहान है ना, इसने ऐसा कहा जाता है कि साहब खाना नहीं खाया, 2-4 दिन तक भूखा रहा, माँ ने खूब समझाया, माना नहीं। सब लोगों को लगा कि अब तो ये फालतू में खाना वाना नहीं खाएगा, नाटक करेगा, अजमेर पे वैसे ही शासन पे विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और ये मारा जाएगा। ठीक है, घर के कलेश में आदमी क्या दूसरों से लड़ेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि कर्पूर देवी ने कहा तेरी इच्छा जो कर, अब मैं कुछ नहीं कहने वाली। ये भाई साहब चंद्रबरदाई को लेकर के, किसको लेकर के? चंद्रबरदाई को लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ पे? जयचंद के। छोटा था तब तो ये वहीं रहा था, बड़ा हो गया, जयचंद जो है ना उसको पहचान तक कम था। और कुछ क्या किया इन्होंने, वेश दूसरा धारण किया। चंद्रबरदाई तो चंद्रबरदाई के रूप में, वो तो कवि है ना, दरबारी कवि है पृथ्वीराज चौहान का, तो वो तो कवि के रूप में। अच्छा, कवियों को कहीं भी जाओ एंट्री मना नहीं थी। अरे बिहारी पहुंच ही गए ना मिर्जा राजा सिंह के, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल अली कली सो बंदे, आगे कौन हवाल। कोई और बोलता कि मजा कैसे, मौत की घाट उतरवा देता वो हाथों हाथ, बोले इसको फांसी चढ़ा दो। लेकिन कवियों को क्या ऐसी आज़ादी थी, वो कुछ भी जाके बोल देते थे। तो ये तो ऐसे कैसे रहा, ये तो चला गया। अब प्रॉब्लम थी इसको कि ये अगर गया तो मारा जाएगा, जयचंद मान देगा। इसलिए क्या, ये तांबुल वाहक का वेश बना लिया इसने। तांबुल वाहक का मतलब होता है पान खिलाने वाला, चंद्रबरदाई का नौकर। कि जैसे वहाँ पहुँचे, जयचंद के पास बैठे हैं, जयचंद ने सम्मान किया कवि होने के नाते। किसका? पृथ्वीराज को कोई नहीं जान रहा है वहाँ। संयोग से क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज बैठा था तो उस पृथ्वीराज के एक्शन से ही वो दासियाँ जो थी ना वहाँ पे, वो पहचान गई कि ये तो वही है। उन्होंने शर्ट से साड़ी का पल्लू ढक दिया। ऐसा होता है कि राजे दरबारों में राजकुमारों के सामने उनकी दासियाँ खुले पल्लू नहीं रह सकती थी, ऐसा रूल था। तो उन्होंने तुरंत अपना जो पल्लू नीचे पड़ा हुआ था उसको ऊपर रख लिया। तो जयचंद को डाउट हुआ, उसने कहा तुमने ये क्यों किया? दासियों को बुला के पूछा ये क्या किया, ऐसे क्यों किया तुम लोगों ने? ये कोई चंद्रबरदाई कोई शासक थोड़ी है, कोई राजकुमार थोड़ी जो तुमने ऐसा किया। दासियों ने घुमा दी बात को। अच्छा, किया तो उन्होंने किसकी वजह से था? पृथ्वीराज वजह से। उन्होंने घुमा दी उन्होंने बात। बोले नहीं ये अजमेर के शासक का दरबारी कवि है, सेनापति है, दोस्त है, तो हमने उसका सम्मान बराबर देने के चक्कर में ऐसा कर दिया। ठीक है, खबर पहुंचा दी दासियों ने कि पृथ्वीराज मौजूद है यहीं। संयोगता को खबर पहुंचा दी। जब हलचल ज़्यादा हुई, जयचंद को दिक्कत हुई, उसको लगा कि मामला गड़बड़ है, इसने इसको सीधा नदी के यहाँ पे अलग से महल बनवा के यहाँ सेट करवा दिया, चारों तरफ से व्यवस्था करवा दी गजब की। लेकिन इसको तो अलाउ है ना जाना, ये तो कहीं भी घूम ले। और दासियाँ हैं ना, वो लीक कर रही थी सारी बातों को।
क्या कर रही थी? दासियाँ लीक कर रही थी। और दासियों के भरोसे तो छोड़ सकता है ना पिता भी, तो दासियों के भरोसे संयुक्ता छोड़ी हुई थी, क्योंकि पुरुष तो रहेगा नहीं वहाँ पर, रहेगी तो दासियाँ। तो दासियों ने चीट किया और फाइनली क्या हुआ, जब जयचंद को ये लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो जयचंद शाम के टाइम ये चंद्रप्रदा यहाँ नहीं रुकता था, ये अपने महल में अलग चला गया, अलग चला जाता है एक जगह पे बाहर। इन्होंने अलग बनाया, बोले हम भी अलग रहेंगे। इनको भी अलग था ना कि इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम रात में यहाँ से जा रहे हैं, वरना सेनापति रास्ते में रोकेंगे हमको। तो इन्होंने अलग जंगल में अपना बना लिया कि हम तो उधर रहेंगे सब, तो ये अलग रहने लग गए। अब उसको डाउट हुआ जयचंद को, जयचंद पहुँच गए इनके रहने के स्थान पे। वहाँ जयचंद ने देखा कि चंद्रप्रदा तो नीचे बैठा है और ये लड़का जो है वो ऊपर बैठा है। उसने फिर पूछ लिया, ये क्या, ये तो तुम्हारा तांबुल बहा के पान खिलाने वाला है, तो ये ऊपर कैसे बैठा तुमसे गद्दी पे? चंद्रप्रदा ने कहा नहीं, हम लोग परेशान थे, मैंने इसको कह दिया ऐसे ही, हम ऐसे खेल खेल रहे हैं नॉर्मली, कुछ हमारा चल रहा है, कुछ प्रसंग चल रहा है, मैं कोई एक्टिंग करवा रहा हूँ, इसको कुछ लिख रहा हूँ, पागल बना के उसको भेज दिया। जयचंद को पूरा डाउट था कि प्रॉब्लम तो कुछ न कुछ है, लेकिन दासियों ने इस लेवल से चीट किया, इस लेवल से चीट किया कि संयुक्ता यहाँ से निकल गई और ये इसको लेकर के पहुँच गया, ठीक है, अपने घर पहुँच गया, दिल्ली पहुँचा। पीछे से लड़ाई वड़ाइयाँ हुई, दुर्गा का वो इन्होंने मंदिर में पहुँचे, शादी वादी कर ली, गंधर्व विवाह कर लिया, ठीक है। गंधर्व विवाह का मतलब भगा के ले जाना, अपहरण वाला जो तो हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बात से जयचंद बुरी तरह अपसेट है, ठीक है, कि दिल्ली की गद्दी भी चली गई इसके कारण और बेटी भी चली गई। जयचंद ने गुस्से में बुला लिया किसको, उस समय मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण करने की सोच रहा था, फिराक में। इसने इनवाइट कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आक्रमण करो दिल्ली पे, मैं आपका साथ दूंगा। दे दिया साथ। पहला आक्रमण हुआ 1191 में। शासक प्रतापी था कौन? हरा दिया मोहम्मद गौरी को, यूं ही हरा दिया। गौरी एक जगह है गौर, अफगानिस्तान में गौर प्रदेश है, वहाँ का रहने वाला था वो, इसलिए उसका नाम क्या था? गौरी। जयपुर का जयपुरी लिख दे, इलाहाबाद का इलाहाबादी लिख दे, तो मोहम्मद नाम का लड़का था, गौर का रहने वाला था, नाम के लिख देता था गौरी। दूसरा अब क्या है, 1191 में जीतने के बाद, पहला युद्ध जीतने के बाद तरह इनका पृथ्वीराज संयुक्ता के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वही 6 महीने 8 महीने तक ये भी घर से बाहर नहीं निकला और इसकी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई। उधर मोहम्मद गौरी इस बात से चिढ़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने साल भर तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, लगातार युद्ध अभ्यास, मतलब नहाना धोना सब उसके लिए, नॉर्मल कपड़े बदले थे, नहाना धोता कुछ नहीं, बस लगातार युद्ध अभ्यास, लगातार सेनाओं को इकट्ठा करना, लगातार उसने प्रयास किया। इतिहास ये कहता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। ये तो कौन कहता है? इतिहास। पृथ्वीराज दासो ये कहता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान फिर युद्ध को जीता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा चंद्रबरदाई से कि तुम जाओ दिल्ली रहो, वहाँ पे संयोगिता है, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो, वहाँ का सेना को लेकर चले जाओ। अब मोहम्मद गौरी ने सरेंडर कर ही दिया है, आधी सेना को छोड़ जाओ, जब तक मैं इसके यहाँ से धन दौलत संपदा जो भी है वो लेकर के आता हूँ, हमने तो इसको सरेंडर करवाई रखा है। रात के मध्य रात्रि में मोहम्मद गौरी ने अपने कुछ लोगों के साथ और कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान की आधी सेना जा चुकी थी, चंद्रबरदाई वगैरह वापस जा चुके थे, हाँ या ना? हुआ ये कि विश्वासघात में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया किसने? मोहम्मद गौरी। और वो गलती को माफ़ करने वाला नहीं था, उसने फटाक से उठाया और सीधा पहुंचा दिया कहाँ? गजनी। उसको लगा यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, सीधा अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पहुंचा दिया? गजनी। चंद्रबरदाई ने 2-4 दिन 10 दिन इंतजार किया, खबर मिली कि नहीं आया पृथ्वीराज चौहान। जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो पृथ्वीराज चौहान को ढूंढने के लिए उसने खबर पूछी, दुनिया में क्या हुआ, पता चल गया, हाँ 6 बजे तक। क्यों? नहीं, मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं।
वो तो 7 बजे आएंगे। ठीक है 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 6 बजे क्लास छोड़ दूँगा। गजनी ले गया। गजनी ले जाने के बाद इसने पृथ्वीराज को कहा कि तू मेरी सेना में काम कर, सेनापति बना देता हूँ। इसने कहा मैं किसी का सेनापति नहीं बनना, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने मेरे को पकड़ लिया धोखे से बस। मोहम्मद गौरी ने कहा नहीं नहीं तू अच्छा लड़का है, मेरे साथ दे। खुद अपने हाथों से थाली लेके आया भोजन की, खाना। पृथ्वीराज चौहान ने खाना नहीं खाया 2-3 दिन। मोहम्मद गौरी को लगा कि दिक्कत है। मोहम्मद गौरी ने खाना खाना ये सब क्या है? पृथ्वीराज रासो, सत्यता है या नहीं है इसका कोई मालूम नहीं है। उसने कहा कि नहीं खाता। मोहम्मद गौरी ने दोबारा कहा कि मैं सम्राट हूँ, मेरे सामने दुनिया देख रही है, मैं कह रहा हूँ तो खा। पृथ्वीराज चौहान ने आँख दिखाई किसको? मोहम्मद गौरी को। नहीं खाता। मोहम्मद गौरी ने कहा आँख नीची कर दो। जब ज़्यादा गुस्सा हो गया तो उसने कहा आँख नीची कर। पृथ्वीराज चौहान बोला हम राजपूत हैं, हमारी आंखें सिर्फ तभी नीची होती है जब हमारे सामने हमारा ही साथी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसके अलावा हमारी आंखें कभी नीची नहीं होती। केवल हमारे सामने हमारे दोस्त मरता हुआ देखते हैं ना, तलवार से कटता हुआ, तो उसको याद करके हम एक बार आँख नीची करते हैं, उसके अलावा हमारी आँख नीची नहीं होती। मोहम्मद गौरी का अच्छा। उसने गरम गरम सुए मंगवाए और दोनों आँख फोड़ दी। चंद्रप्रदय को पता चला है, पुस्तक दे दी, जल्लड़ को चल दिया। मैंने बोला ना पुस्तक जल्लड़ हद चली गज्जन रिपकाज। गजनी पहुंच गया फकीर के वेश में। किसके वेश में? वहाँ तो मार देगा, वो तो मार देगा ना। फकीर के वेश में पहुंच गया। वहाँ जा कर के इसने कहा कि महाराज ये जो बालक तुमने पकड़ रखा है ये सामान्य बालक नहीं है। बोले क्या सामान्य, अंधा हो गया आप तो ये? बोले नहीं, ये शब्दभेदी बाण जानता है, मैंने इसके बारे में सुना है, क्यों नहीं एक बार चेक कर लिया जाए। ये शब्दभेदी बाण जानता है और इतिहास में 2 ही लोग हुए हैं जो शब्द के आधार पर बाण चला देते थे। राजा दशरथ, जिसने श्रवण कुमार को निशाना बना दिया था, जिधर जैसे यहाँ खट की आवाज़ आई ना तो वहीं पे बाण चल जाएगा बिना देखे ही। इसे बोलते हैं शब्दभेदी बाण, आवाज़ के आधार पर बाण चलाना। बोले या तो राजा दशरथ हुआ, फिर दूसरा ये हुआ है, और कोई हुआ ही नहीं। मोहम्मद गौरी का ऐसे होता है कि आँख से देखना पड़ता है, बाण ऐसे चलते हैं। एक बार कर लेते हैं ना, सीन देख लेते हैं सच्चा है कि गलत है। प्रोग्राम हुआ, दुनिया ताली बजाने को खड़ी थी, पूरा सभागार लगा है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के हाथ में बाण वगैरह थमा दिए हैं, ठीक है, दुनिया खड़ी है। मोहम्मद गौरी को डाउट था कि मत कहीं ये मेरे मार दे, इसलिए वो बहुत ऊपर जाकर के ऊपर बैठ गया। उसको लगा कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत ऊपर की मंजिल जाकर बैठ गया, ऊपर से देखूंगा ताकि किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत मुझे नहीं हो। जिधर घुंघरू फेंके गए उधर पृथ्वीराज शक से बाण मार देता। घुंघरू फेंकते गए लोग, बाण मारता गया पृथ्वीराज। अंधा था ना, लेकिन खट खट उसी जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे बाण लगे। जिधर घुंघरू उधर बाण, जिधर घुंघरू उधर बाण, एग्जैक्ट घुंघरू पे बाण। दुनिया ताली बजाने लगी। सब लोगों ने पहली बार देखा। मोहम्मद गौरी को ऊपर से देख रहा था, उसने कहा वाह पृथ्वीराज, वाह पृथ्वीराज, वाह पृथ्वीराज। राजा ने जैसे ही वाह वाह करी, दुनिया ने तालियों का शोर कलरब कर दिया। चंद्रप्रदाय बीच में बोल गया 4 बांस 24 गज अंगुल अस प्रमाण, टाऊ पर सुल्तान मच चुके चौहान। उसने कट से मार दिया मोहम्मद गौरी नीचे। समझ में आया? उसने फिक्स नाप बता दी। पुराने लोगों को नाप बहुत पता होती थी, आजकल के लोग तो नाप नहीं पाते। उसने फट से बता दी कि 4 बांस 24 गज और उसके ऊपर 8 अंगुल इतनी जगह है, उस पर ताऊ ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर कौन बैठा है? राजा बेटा मच चुके चौहान। और उसने तो इतने में तो खट से मार दिया और मोहम्मद गौरी के जैसे बाण लगा, दम से वो नीचे गिरता है, डेथ हो गई। उसके बाद जैसे ही उसकी मौत हुई, सामने आके गिरा है, उनका टारगेट पूरा हुआ। चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के कटारी घोंप करके आत्महत्या कर ली। ये है पृथ्वीराज रासो। लेकिन इतिहास ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1193 में जयचंद को भी मारा था उसी मोहम्मद गौरी ने। तो इसका मतलब ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है? संदिग्ध है, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रामाणिकता संबंधी तथ्य।
प्रामाणिकता संबंधी तथ्य। पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता संबंधी तथ्य। अब देखो, ये पृथ्वीराज रासो है ना, इसको कुछ लोग मानते हैं प्रामाणिक और कुछ लोग मानते हैं अप्रामाणिक और कुछ लोग मानते हैं अर्ध प्रामाणिक। ठीक है, थोड़ा याद कराऊं, सुनो। बोलो। हाँ, अरे घर तक ऑटो से चले जाओ, वो आएंगे उससे पहले मैं आ जाऊंगा। तो फिर काम तो एक ही होगा ना। किसको दिखा देंगे? किसको? नहीं तो कौन को? नाम क्या है? कौन डॉक्टर? अभी क्लास में, बाद में करता हूँ। घर पहुँचो एक बार। अब सुनिए, अप्रामाणिक पाते हैं। एक लाइन याद रखना, शुक्ल, वर्मा, ओझा, बूलर, श्यामल दास। क्या लाइन है? शुक्ल, वर्मा, ओझा, तीन तो ये हो गए। और डॉक्टर बूलर है ना, इसको मैंने बताया था आपको कि 1875 में पृथ्वीराज विजय जयाना की रचना के आधार पर इसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था। अभी लिखाऊंगा आगे। तो इसने इसको जाली कहा था ना, फर्जी। तो एक बूलर और एक कवि राजा श्यामल दास। इसके अलावा मॉरिशन, मुरारीदान, राय देवी प्रसाद पूर्ण और अमृतलाल पूर्ण नाम है, देवी प्रसाद पूर्ण और अमृतलाल भील। क्या? अमृतलाल भील। इन सब ने क्या माना है? अप्रामाणिक। बोले प्रामाणिक नहीं है। शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल। वर्मा का मतलब राम कुमार वर्मा। ओझा का मतलब गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। ये राजस्थान का लिपि साहित्यकार है। लिपि के ऊपर लिपिमाला लिखी है इसने। डॉक्टर बूलर, ये अंग्रेजी विद्वान है। अच्छा, बूलर ने पता है फर्जी क्यों कहा? क्योंकि इसको सबसे पहले शोध में लाया डॉक्टर ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, वो कर्नल जेम्स टॉड। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। वो सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिख रहा था, उसमें संयुक्ता नेम नाम से एक लिखा उसने। तो प्रकाश में वही लाया। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले दुनिया में किसने दुनिया में हाईलाइट किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इसको इस बात से चिढ़ थी, तो इसने, ये भी विदेशी था, वो भी विदेशी था, चिढ़ होती है ऐसे। तो ये हो गया। अच्छा, औरत ही दुश्मन होती है औरत की, कभी आदमी औरत का दुश्मन नहीं होता। ऐसे आप जाओगे ना कभी किसी जाति में, देखना, जैसे आपकी जाति में जाओगे ना आप, तो आपकी जाति का खिलाफत करने वाला आपका ही व्यक्ति होगा। दूसरी जाति का आदमी आपके खिलाफत नहीं करेगा। उसको क्या मतलब? अगर मेरे कोई दुश्मनी है ना किसी से, तो उसमें 90-99% लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनको ही है, औरों को है ही नहीं। तो क्या है, इसको ये प्रॉब्लम थी, इसका दो लोगों ने सपोर्ट कर दिया था। कर्नल जेम्स टॉड तो इसको प्रकाश में लेके आया, यस या नो? और ग्रियर्सन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन। मैं सुबह 7 बजे की क्लास भी लेता हूँ और अभी भी क्लास में लेता हूँ। कुछ जोश में कमी लगती है कि तुमको? हाँ या ना? और मैं भी आपके सामने हूँ, तो मेरा टिफ़िन रखा हुआ है पैक, मैं उसको खा नहीं पाया हूँ सुबह से, अभी ऊपर रखा है, आपके सामने मंगवा देता हूँ। क्लास पढ़ो ना, तब ऐसे टेंशन मत किया करो कि अपन हैरान हो गए हैं, थक गए हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, जितना 2-4 महीने कर लोगे उतना बढ़िया है। और हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मौत ही मुझे मेरे टारगेट से रोक सकती है, और कोई मुझे मेरे टारगेट से नहीं रोक सकता। अगर आप ये टारगेट लेके चलेंगे ना कि मौत के अलावा किसी और से नहीं रुकूंगा, तो फिर आप कभी रुकेंगे नहीं। चींटी होती है ना, चींटी, वो अपनी जगह पे जाना ना, उसे चींटी को वहाँ जाना है, तो केवल मार दो उसको तभी रुक सकती है, वरना कोई तरीका नहीं उसको तुम रोक दो, रुकेगी नहीं। उसके आगे पैर लगा लो, यूँ कर लो, जिधर पैर लगा उधर निकल जाएगी। आप कुछ भी कर लो वो निकल जाएगी। केवल एक ही तरीका है, क्या? उसको मार दो। मर गई तो बात अलग है, जिंदी है जब तक तो वो नहीं रुकती। और इतनी दूरदर्शी होती है कि सर्दियों में खाना खाना है ना, उसको अभी से रख देगी, क्योंकि उसको पता है कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगी पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो पहले ही पैक कर लेगी अंदर सारा दाना उठा के। आपने देखो चींटियाँ दाना उठा के ले जा रही हैं, कहाँ ले जा रही हैं? वो स्टोर कर रही हैं। किसके लिए? सर्दियों के लिए। अभी से स्टोर चालू कर देती हैं। बार बार में गीला हो गया तो कहाँ निकलेगी गीले में, तो स्टोर कर देती है अंदर। बहुत समझदारी से ले करती हैं। जैसे कि आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें कि भाई एग्जाम आएगी तब देखेंगे, तो ऐसे बहुत अलर्ट होती है। अब सुनो, ये नाम हो गए। अच्छा इधर देखो आप, 4 लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको मालूम है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के साथ चल ही नहीं सकता। ये उधर गया तो इधर आ गया। दूसरी बात, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, कौन? मुनि जिन विजय। और एक है अगरचंद नाहटा, कौन? अगरचंद नाहटा। मैंने पढ़ाया था हरिश्चंद्र पुराण, तो मैंने बताया था कि जाकुमंडिया ने लिखा है 1396 में, और उसकी कॉपी बीकानेर के अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित है, बताया था ना। और ये मुनि जिन विजय के बारे में बताया था कि मुनि जिन विजय ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है, जो कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का ज्ञान कराती है। यस या नो? तो 4 लोग अर्ध प्रमाणिक मानते। अब जो भी आपको याद आ जाए, जैसे मुझे याद आ रहा है नगेंद्र, मथुरा प्रसाद दीक्षित, विष्णुलाल, मोहन पंड्या, और लिख देता हूँ दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। हाँ या ना? जो भी आपके दिमाग में नाम आ जाए वो सारे यहाँ टेप दो। शुक्ल, वर्मा, ओझा, बुलर, श्यामल दास, 5 नाम तो ये। और मॉरिशन, मुरारीदान एक जैसे में पे हैं, और देवी प्रसाद और अमृतलाल। ठीक है, ये क्या है? अप्रामाणिक। और अर्ध प्रमाणिक में अजय प्रसाद द्विवेदी, सुनील कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नाहटा। प्रश्न आता है यहाँ से, किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना? इसका प्रश्न 99% आता ही है, तो लिख लो इसे।
वो प्रामाणिक है, ऊपर वाले भी प्रामाणिक है। इसमें और भी लिख देना भाई, श्याम सुंदर दास वगैरह। हेलो, हाँ दे दो। श्याम सुंदर दास पे लिख देना। ठीक है, आज की क्लास इतनी है।